फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है भौतिक भूगोल, और हम लोग यूनिट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। यूनिट नंबर 4 में बेसिकली जो हमारी पृथ्वी की जलवायु है इसके बारे में बताया गया है। तो अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरह से जो पूरी पृथ्वी पर वायुमंडल है उसका अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पे सूर्यातप पाया जाता है, सूर्यातप का मतलब होता है जो सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा मिल रही है। तो पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा में सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे और इसका क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट बजट, इसके बारे में भी आज आपको जानकारी मिलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, हमारी पृथ्वी पे जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, यानी कि अपनी ऊर्जा का अधिकतर हिस्सा हमारी पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। और दूसरा पृथ्वी का गुण है कि जो हमें सूर्य से ये ऊर्जा मिलती है उसको पृथ्वी अंतरिक्ष में वापस लौटा भी देती है। तो जब ये ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है और ना बहुत ज्यादा ठंडी। देखिए, पूरी पृथ्वी पर एक समान ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर एक समान ऊर्जा मिलती तो हमारे जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहां पर इतनी बर्फ नहीं जमी होती, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग जगहों पर वायुदाब भी अलग अलग होता है। थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर सूर्य की ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है, सामान्य भाषा में जहां गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पर लो प्रेशर बन जाता है। और कोई भी ऐसा स्थान जहां सूर्य की ऊष्मा कम मात्रा में मिल रही है, यानी कि जहां पर सर्दी है, वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। और एक सामान्य नियम यह है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले स्थान की ओर चलती हैं। तो यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ऊष्मा की मात्रा अलग अलग है, उसी की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है। और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जो पवनें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती हैं। देखिए, पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो तरंगों के रूप में मिलती है। और ये जो तरंगे होती हैं ये लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, यानी कि जो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा मिल रही है वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में मिल रही है। अच्छा, ये जो लघु तरंग दैर्ध्य पृथ्वी पे आ रही हैं इसको कहते हैं सूर्यातप, यानी सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली ऊष्मा। इसके साथ ही एक अन्य शब्द हम लोग क्लास में बार बार बोलेंगे, वो है आगामी सौर विकिरण। तो सौर विकिरण का मतलब भी यही है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ये जो लघु तरंग दैर्ध्य हैं इन्हीं को सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, देखिए, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये एक भूआब है, यानी कि जो अगर हम लोग पृथ्वी को देखें तो ये साइड में इस तरह से बाहर को निकली हुई है और ऊपर की तरफ पतली होती जाती है। एक जो परफेक्ट सर्कल होता है उस तरह से हमारी पृथ्वी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी को हर स्थान पर एक समान सूर्यातप नहीं मिलता है, यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आ रही है वो एक समान नहीं है। देखिए, किसी भी स्थान पर सबसे ज्यादा ऊष्मा तब मिलेगी जब वहां पर सूर्य की किरणें सीधी चमके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टॉर्च को यूज करें एक गेंद के ऊपर, तो अगर आप टॉर्च एकदम सीधी मारेंगे तो क्या होगा, एक गोला जैसा टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी है वो एक छोटे से स्थान पर गोले के ऊपर केंद्रित हो जाएगी। अब जब छोटे से स्थान पर ज्यादा रोशनी पड़ेगी तो आप कह सकते हैं कि इस स्थान का जो तापमान है वो तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा ऊष्मा इसको मिलेगी। वहीं पर अगर आप टॉर्च को तिरछा कर दें, थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करिए, एक बॉल है आपके हाथ में और इस पर आप टॉर्च को तिरछा मार रहे हैं, तो क्या होगा, जो गेंद है इसके बड़े से भाग में ऊष्मा या फिर रोशनी फैल जाएगी, यानी कि रोशनी एक जगह पर केंद्रित ना होकर फैल जाएगी।
तो अगर सूर्य की किरणें ज्यादा भाग में फैल जाएंगी तो क्या होगा कि जब बड़े क्षेत्र को गर्म करना पड़ेगा, किरणें उतनी ही है, सूर्य की ऊर्जा उतनी ही है, लेकिन अगर इसको बड़े क्षेत्र को गर्म करना पड़ेगा तो ये कम गर्म कर पाएगी, यानी कम ऊष्मा दे पाएगी। तो यही कारण है कि पृथ्वी के वो क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पे तापमान ज्यादा हो जाता है, जबकि ऐसे क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां तापमान बहुत कम होता है। अच्छा देखिए, यहां पर चित्र में देखिए हमारी पृथ्वी पर जो ध्रुव हैं, अब यहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं, ये देखिए यहां पर तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ये लाइन देखिए, लेकिन जो ध्रुवों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो काफी तिरछी होंगी। इसीलिए हमारे ध्रुव जो हैं पूरे साल हमेशा बर्फ से दबे रहते हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने देख लिया कि पृथ्वी पे अलग अलग जगह अलग अलग ऊष्मा मिलती है, तो फिर पूरी पृथ्वी पर औसत कितना मिलता है, यानी अगर पूरी पृथ्वी पर मिलने वाली जो ऊष्मा है उसका एवरेज निकालें तो ये आपको मिलेगा 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेकिन देखिए ये जो मात्रा है याद रखिए औसत है, ऐसा नहीं है आप पृथ्वी पे जहां भी जाएंगे आपको इतनी ही ऊष्मा मिलेगी, ये टोटल पृथ्वी का औसत निकाल लिया गया। अच्छा देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो कभी ये सूर्य से बहुत पास होती है तो कभी सूर्य से ज्यादा दूर होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप आग के पास बैठे हैं, ज्यादा पास होंगे तो ज्यादा तापमान आपको मिलेगा, दूर होंगे अगर आग से तो आपको कम तापमान मिलेगा। यही चीज पृथ्वी के साथ होती है। जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है तो कितनी दूरी पे होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो ये आपको तिथि दिखेगी 4 जुलाई, यहां पर देखिए यहां 3 जुलाई लिखा है लेकिन आप इसको 4 जुलाई कर लीजिए। तो 4 जुलाई को यहां पर देखिए पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है और इसकी वजह से पृथ्वी को सबसे कम सूर्यातप मिलता है। पूरे साल में जो पृथ्वी को सबसे कम सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो 4 जुलाई को। अच्छा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, यहां पर देखिए चित्र में आपको स्पष्ट हो रहा है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी रह जाती है 15 करोड़ 70 लाख किलोमीटर और इसको कहते हैं उपसौर। तो ये जो उपसौर है, इस दिन पृथ्वी को सूर्य से सबसे ज्यादा सूर्यातप मिलता है। एक बात समझ लीजिए, अच्छा देखिए इसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को अपसौर हो गया और इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए, जब मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्थान को बहुत ज्यादा ऊष्मा मिल जाएगी। इसका कारण है, देखिए किसी जगह पे अगर बर्फ जमी है तो बर्फ का नेचर क्या होता है, सूर्य से मान लीजिए किरणें आई, हम लोगों ने देखा सूर्य से जो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, वही पृथ्वी को ऊर्जा देती हैं। तो सूर्य से जो ऊर्जा आई पृथ्वी पे तरंग के रूप में, बर्फ से टकरा के तुरंत वापस चली जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पृथ्वी का धरातल है, कहीं पर समुद्र है तो कहीं पर आपकी जमीन है, कहीं पर जमीन बर्फ से ढकी हुई है तो कहीं पर पत्थर है, इस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा कि किसी स्थान को कितनी ऊष्मा मिली। यानी कि जब हम लोग सूर्यातप की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। केवल पृथ्वी सूर्य के पास है या दूर है इसके आधार पर यह डिसाइड नहीं होता है कि किसी स्थान को ज्यादा सूर्यातप मिलेगा या कम मिलेगा। देखिए एक छोटा सा फैक्ट रह गया है, वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। मैंने आपको बताया जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर कम क्षेत्र में ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है और इसकी वजह से वहां पर तापमान ज्यादा होता है। इसके साथ ही देखिए एक बात और आती है कि जहां पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है वहां पर जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें कम दूरी किरण को चलना पड़ेगी, या फिर जो पार्थिव विकिरण है भूगोल की भाषा में, इस पार्थिव विकिरण को वायुमंडल में कम समय बिताना पड़ेगा। अच्छा, वायुमंडल का एक नेचर है कि ये जो आने वाला सूर्यातप है इसके कुछ हिस्से को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और कुछ हिस्से को ये अंतरिक्ष में भी वापस भेज देता है।
तो यहाँ पर क्या है, जब कम दूरी तक वायुमंडल में ये सूर्यातप गया या सौर विकिरण जब वायुमंडल में कम देरी तक रहा, तो ऐसे में क्या हुआ, इसका कम हिस्सा जो है वेस्ट हुआ। जबकि जब किरण तिरछी चलेगी तो अब आप समझ सकते हैं ये ज्यादा दूरी तय करेगी, तो वायुमंडल में ज्यादा देर तक रहेगी, ज्यादा दूरी तक इसको चलना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो वायुमंडल के द्वारा या तो अपने में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर कम सूर्यातप मिलता है। देखिए, हम लोगों ने देखा कि एक स्थान और दूसरे स्थान पर जो सूर्यातप मिलता है पृथ्वी को, वो अलग अलग होता है। लेकिन इसके साथ ही पृथ्वी पर जो कोई एक स्थान है वहां भी सूर्यातप की मात्रा अलग अलग होती है। सिंपल करने के लिए आप जहां भी रहते हैं उस शहर को मान लीजिए, और अब आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में आपके यहाँ अलग मात्रा में सूर्य की ऊष्मा आती है और गर्मियों के मौसम में अलग मात्रा में आती है। यहाँ तक कि आज जितनी सूर्य से आपको ऊष्मा मिल रही है कल उससे अलग मात्रा में मिलेगी। मौसम के हिसाब से अंतर होता है, दिन के हिसाब से अंतर होता है और वर्ष के हिसाब से भी अंतर होता है। कभी कभी आप कहते हैं पिछले साल जितनी सर्दी थी या पिछले साल जितनी गर्मी थी उतनी इस साल नहीं है। यानी कि अलग अलग वर्षों में भी पृथ्वी को अलग अलग मात्रा में सूर्यातप मिलता है। तो इसके पीछे कौन से कारण हैं कि एक ही स्थान पे अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर होता है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अब अपने अक्ष पे घूम रही है। जब दिन में सूर्य के सामने होगा पृथ्वी, जहां पर आप रहते हैं, जब वो हिस्सा सूर्य के सामने है तो आपके उस स्थान पर ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। और जब आपके यहाँ रात हो जाएगी यानी पृथ्वी घूम जाएगी और आपका क्षेत्र ऐसी जगह चला जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो आपके उस स्थान को कम सूर्यातप मिलेगा। इसके साथ ही सूर्य की किरणों का नतिकोण, यानी कि आपके यहाँ जो आपका स्थान है वहां पर सूर्य की किरणें क्या कोण बनाती हुई पड़ रही हैं, कितनी सीधी या कितनी तिरछी पहुंच रही हैं। इसके साथ ही दिन की अवधि, अगर आपके यहाँ दिन लंबा है तो ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। दिन लंबा है मतलब ज्यादा समय तक सूर्य धरातल पर चमक रहा है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। और अगर इसके विपरीत स्थिति है तो कम सूर्यातप मिलेगा। वायुमंडल की पारदर्शिता, हम लोगों ने देखा जो वायुमंडल है वो जो सौर विकिरण है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को परावर्तित कर देता है। तो ऐसे में वो स्थान जहां पर वायुमंडल पारदर्शी है वहां पर ज्यादा सौर विकिरण प्राप्त होगा, और ऐसे स्थान जहां पर वायुमंडल घना है वहां पर कम सौर विकिरण प्राप्त होगा। इसके साथ ही स्थल कैसा है, अगर आप एक ऐसे इलाके में हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है तो ये बर्फ अधिकतर जो सौर विकिरण है, जो सूर्यातप है, जो सौर विकिरण अधिकतर है उसको ये बर्फ वापस अंतरिक्ष में भेज देगी, परावर्तित कर देगी। तो आप किस तरह के स्थल पर रह रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना सूर्यातप मिल रहा है। देखिए, जब सूर्य से पृथ्वी की तरफ किरणें आ रही होती हैं तो ये सतह पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले जो वायुमंडल है इससे होकर के गुजरती है। और वायुमंडल में आपको क्या क्या मिल जाता है, जैसे हमारा जो क्षोभ मंडल है हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, इसमें आपको जलवाष्प मिल जाएगी। इसके साथ ही ओजोन होती है हमारे वायुमंडल में, और भी बहुत सारी गैस वगैरह होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो सूर्य से आने वाली ये तरंगे हैं इसके कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कि जो ओजोन गैस है वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसके साथ ही जो हमारा क्षोभ मंडल है इसमें आपको कुछ छोटे छोटे कण भी मिल जाएंगे। और देखिए, ये कण क्या करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आया और इनसे टकराया, प्रकाश का मतलब है सूर्य से किरणें आई और इन छोटे छोटे कणों से टकराई, तो ये क्या करते हैं, इन सूर्य की किरणों को बिखेर देते हैं। कुछ को ये अंतरिक्ष की दिशा में बिखेर देंगे, कुछ को पृथ्वी की धरातल की दिशा में बिखेर देंगे, यानी कुछ वापस अंतरिक्ष की तरफ और कुछ जो है हमारी पृथ्वी की सतह की तरफ बिखर जाएंगी। और देखिए, ये जो विकीर्ण करते हैं, बिखर जाना मतलब विकीर्ण कर देते हैं इन किरणों को, तो ये जो विकीर्ण कर देते हैं किरणों को, इस घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन।
तो ये जो प्रकीर्णन की घटना होती है, इसी की वजह से आपको जो आकाश का रंग है वो ये स्काई ब्लू टाइप का दिखता है। इसके साथ ही जो सूर्य आपको लाल दिखाई देता है उदय और अस्त होते समय, ये भी आपको इसी प्रकीर्णन की घटना की वजह से दिखाई देता है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जैसे अगर भारत की बात करें तो जो 23.5 डिग्री की लाइन है कर्क रेखा, इसका जो नीचे का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। तो इसी चीज को आप बाकी विश्व पे भी लागू कर दीजिए, तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं पृथ्वी पे, वहां पर अधिक सूर्यातप मिलता है। कितना मिलता है? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 320 वाट सूर्यातप मिल जाता है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें अपनी पृथ्वी के ध्रुवों से, ऊपर वाले चित्र में देखिए जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, अगर यहां पर देखें तो केवल 70 वाट प्रति वर्ग मीटर यहां पर सूर्यातप मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर है। कहां 320 वाट पर मीटर स्क्वायर और कहां पर 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ ही देखिए, पृथ्वी पे वो कौन सा स्थान है जहां सबसे ज्यादा सूर्यातप मिलेगा? तो जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं पृथ्वी पर, यहां पे आपको सबसे ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। क्यों? कारण है कि देखिए, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, इसके ऊपर बादल नहीं होते हैं। बादल क्या करते हैं? देखिए, जिस दिन बादल होते हैं आप जानते हैं आपके घर में धूप नहीं आती है, तो जहां पर बादल ज्यादा होंगे वहां पर सूर्यातप पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा। लेकिन ये जो अपना मरुस्थल है उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते हैं तो सूर्यातप सीधा धरातल तक आता है और इस वजह से सबसे ज्यादा सूर्यातप यहाँ पे मिलता है। इसके विपरीत देखिए, जो अपनी विषुवत रेखा का क्षेत्र है, जो विषुवत वृत्त है, जिसको हम लोग 0 डिग्री की लाइन कहते हैं पृथ्वी के ऊपर, इस विषुवत वृत्त के ऊपर कम सूर्यातप मिलता है। क्यों कम सूर्यातप मिलता है? क्योंकि इसके ऊपर बादल छाए रहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग एक ही महाद्वीप, जैसे हम लोग एशिया की बात कर रहे हैं, तो जो महासागर है उसको हमेशा कम सूर्यातप मिलेगा और जो जमीन है उसको हमेशा ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। तो यहां तक हम लोगों ने जो पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा मिलती है, जो सौर विकिरण पृथ्वी पे आता है, उसकी बात की। तो देखिए, सौर विकिरण जो पृथ्वी पे आता है ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब लगातार पृथ्वी पे ये लघु तरंग दैर्ध्य आती रहेंगी तो हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है और पृथ्वी से जो तापमान, जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलती है। आपको याद रखना है कि लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पे आती है और दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में वापस जाती है। तो देखिए, ये जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में ऊष्मा निकल रही है, ये जो पृथ्वी की सतह के पास की वायु है इसको गर्म करेगी। जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी का धरातल गर्म हो गया है तो धरातल के ऊपर जो वायु है वो भी धीरे धीरे गर्म होगी। अब देखिए, यहां पर एक प्रक्रिया आती है चालन। चालन का मतलब होता है, जैसे यहां पर चित्र में देखिए, ये एक क्षण है। इस क्षण में जो है बहुत सारे बेसिकली अणु होंगे और ये आपस में बहुत पास पास होंगे। तो चालन में क्या होता है, जैसे आग है, आग से यहाँ पर जो क्षण का आगे वाला हिस्सा है ये गर्म हुआ तो इस ऊष्मा को अगले अणु में ट्रांसफर कर देगा, वो फिर अगले अणु में, और इसी तरह से लगातार जो ऊष्मा है अणुओं में ट्रांसफर होते हुए क्षण का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ तक पूरी क्षण को गर्म कर देगी। ये चालन हो गया। देखिए, चालन में क्या होता है, जैसे दो पिंड हैं, दो बॉल मान लीजिए, आपके पास दो बॉल हैं, एक का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरी का टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप अगर इन दोनों बॉल को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगेगा, यानी जो ठंडी वाली गेंद है ये गर्म होने लगेगी। और इनके बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर 25-25 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे में फिर जो गेंदें हैं, एक गेंद से दूसरे गेंद में ऊष्मा जाना बंद कर देगी। यही देखिए, आप पृथ्वी पे अप्लाई कर दीजिए। हमारा जो पृथ्वी का धरातल है ये गर्म हो गया है, जहां से दीर्घ तरंग दैर्ध्य निकल रही है। तो
तो जो हमारा पृथ्वी की सतह के पास की वायु है ये लगातार अब गर्म होगी चालन के द्वारा। तो नीचे की परत पहले गर्म होगी वायु की, और फिर जैसे क्षण में एक अणु से दूसरा अणु गर्म हो रहा था वैसे ही वायु का जो एक अणु है वो दूसरे अणु को, दूसरा अणु तीसरे अणु को गर्म करेगा और वायु की जो पूरी की पूरी निचली परत है वो गर्म हो जाएगी। यहां पर अब देखिए एक दूसरी प्रक्रिया चालू होगी जिसको कहते हैं कन्वेक्शन या संवाहन। देखिए पहले समझ लीजिए संवाहन क्या होता है। गर्मी के दिनों में आप जब आग तापते हैं तो आग से आप काफी दूरी पे हाथ रखते हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आग है इसके ऊपर की जो वायु है वो गर्म हो गई है, और जब वायु गर्म हो जाती है तो ये फैलती है। जब भी आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो ये फैलती है, तो इसी तरह से वायु भी फैलती है। फैलने का मतलब होता है जो वायु के अणु हैं उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती है। तो जब वायु फैलेगी, हल्की होगी, तो ये गर्म वायु ऊपर की तरफ उठेगी। तो आग से ये जो गर्म वायु ऊपर की तरफ उठ रही होती है इसी से आपके जो हाथ हैं उनको भी गर्मी मिलती है। यही चीज पृथ्वी पे होती है। पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ तो पृथ्वी के ऊपर की वायु गर्म हुई, और जब ये वायु गर्म हुई तो ये ऊपर की तरफ उठेगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं संवाहन। यानी ये जो वायु लंबवत रूप से ऊपर जाती है 90 डिग्री पे, इसको संवाहन कहते हैं। और इस संवाहन की प्रक्रिया की वजह से जो वायुमंडल की ऊपर की परतें हैं, दूर की परतें हैं, वो भी गर्म हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया से क्षोभ मंडल तक जितनी भी वायु है या कह लीजिए जो वायुमंडल का क्षोभ मंडल तक का हिस्सा है उसको तापमान, उसको ऊष्मा मिलती है संवाहन की प्रक्रिया के द्वारा। इसके साथ ही जो अभिवाहन है यानी कि एडवेक्शन, इसके द्वारा भी ताप का स्थानांतरण होता है। देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है, जो तापमान है वो नीचे से ऊपर की ओर यानी लंबवत जो है तापमान का स्थानांतरण होता है, जबकि जो एडवेक्शन है इसमें क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से तापमान का स्थानांतरण होता है। तो देखिए जो लू जैसी हवाएं हैं ये एडवेक्शन यानी कि आपका जो अभिवाहन है इसी की वजह से चलती हैं, और जब हम लोग लू वगैरह को पढ़ेंगे आगे तो आपको ये एडवेक्शन की प्रक्रिया और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ ऊर्जा आती है ये हमारा सौर विकिरण कहलाता है, और जो सौर विकिरण है ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। एक तथ्य जो आपको याद रखना है कि ये जो सौर विकिरण है लघु तरंग दैर्ध्य वाला, ये वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। तो फिर वायुमंडल गर्म कैसे होता है? जब हमारी पृथ्वी गर्म हो गई, इसके द्वारा सौर विकिरण के द्वारा हमारी पृथ्वी जब गर्म हो गई तो इससे जो तरंगे बाहर निकलने लगती हैं, अभी हम लोगों ने देखा, इन तरंगों को कहते हैं पार्थिव विकिरण। और ये जो पार्थिव विकिरण है इसी के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। इस चीज को आप एकदम रट लीजिए कि पार्थिव विकिरण ही हमारे वायुमंडल को गर्म करता है। एक उदाहरण है, आप धीरे धीरे ऊंचाई पे जाइए, आपको तापमान में कमी होती महसूस होगी। इसका कारण क्या है? जो पृथ्वी के धरातल के पास का वायुमंडल है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और जो ऊपर का वायुमंडल है ऊंचाई के ऊपर वो इतना गर्म नहीं हो पाता। तो इसीलिए पृथ्वी के जितना आप पास में होंगे धरातल के उतना वायुमंडल गर्म होगा, और ऊपर जाने पर वायुमंडल आपको ठंडा महसूस होगा। और इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा है जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलती है, इस दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले पार्थिव विकिरण से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। सौर विकिरण हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। अच्छा देखिए एक अगला तथ्य है, जब ये पार्थिव विकिरण जा रहा है आकाश की ओर या अंतरिक्ष की ओर तो रास्ते में कुछ गैसेस आती हैं जिनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो जैसे CO2 जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है? इस तापमान को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। जैसे एक स्पंज को पानी में डालिए तो स्पंज पानी को अपने अंदर रोक लेता है, वैसे ही CO2 जो है
वो हमारे वायुमंडल में जो ऊष्मा जा रही है पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में, उसको अपने अंदर CO2 अवशोषित कर लेती है। तो इस तरह से पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने में CO2 का बहुत योगदान है। और इसीलिए जब हम लोग लगातार अलग अलग पेट्रोल है, कोयला है, इसको जला करके CO2 की मात्रा को हम लोग लगातार जब बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा CO2 होगी तो ज्यादा मात्रा में जो ऊष्मा है वो CO2 के अंदर ही रह जाएगी, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी और पृथ्वी लगातार गर्म होती चली जाएगी। अच्छा, एक डाउट जो आपको हो सकता है, देखिए ये जो CO2 ने अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित की है, ये हमेशा के लिए नहीं की है, ये कुछ समय के लिए CO2 में रहेगी और उसके बाद यानी हरित गैसों में ये ऊष्मा कुछ समय के लिए रहेगी और धीरे धीरे ये वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। अब देखिए बात करेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। तो देखिए पृथ्वी पर ना तो ऊष्मा का संचय होता है और ना ही ह्रास होता है। कहने का मतलब है पृथ्वी को सूर्य से जितनी भी ऊष्मा सौर विकिरण के रूप में मिलती है, वो पूरी की पूरी ऊष्मा पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में लौटाल देती है। तो अगर पृथ्वी को 100 यूनिट ऊष्मा मिली तो इतनी ही यानी कि 100 यूनिट ऊष्मा ही पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में भेज देगी, यानी कि हिसाब टोटल साफ 0 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि पृथ्वी को ये जो ऊष्मा मिलती है ये कैसे कैसे वापस अंतरिक्ष में जाती है। ये पूरा जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि पृथ्वी को सूर्य से टोटल 100 यूनिट मिलती है ऊष्मा की। अब देखिए ये जो 100 यूनिट है ये सूर्य से चली पृथ्वी की तरफ, लेकिन रास्ते में कई सारी चीजें हैं, जैसे बादल है, वायुमंडल है पूरा का पूरा। तो जो हमारा वायुमंडल है ये 65 यूनिट को तो पृथ्वी तक पहुंचने देता है, लेकिन 35 यूनिट, देखिए 100 यूनिट की बात हो रही है, तो 35 यूनिट्स जो है ये वायुमंडल के द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी गई। जैसे कि आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम आती हैं, तो आपके जो माँ बाप हैं कुछ प्रॉब्लम को आप तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, उसी तरह से वायुमंडल इन 35 यूनिट को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो अब हमें कितने का हिसाब रखना है? 65 यूनिट का, क्योंकि 100 में से 35 यूनिट तो पहले ही वापस में चली गई, वापस अंतरिक्ष में चली गई। तो अब हम लोग देखेंगे ये 65 यूनिट जो है इसको पृथ्वी कैसे खर्च करती है। अच्छा एक बात और है, ये 35 यूनिट जो है इसमें से जो 27 यूनिट है 27 यूनिट वो बादल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं। देखिए वापस तो जा रही हैं पर कैसे जा रही हैं, तो 27 यूनिट जो है बादल का जो ऊपरी छोर है उससे टकरा के अंतरिक्ष में चली जाती है। और इसके साथ ही जो 2 यूनिट है वो देखिए हमारी पृथ्वी पे बहुत बड़े हिस्से हैं जहां बर्फ फैली है और बर्फ का जो एल्बिडो है वो बहुत हाई होता है। एल्बिडो मतलब जैसे कि सतह पे आया तापमान या फिर कह लीजिए सतह पे किरण आई और टकराकर तुरंत वापस लौट गई। तो ये जो हमारा एल्बिडो है ये जहां पर बर्फ होती है वहां पर बहुत हाई होता है। तो 2 यूनिट ऊष्मा जो है वो बर्फ से टकरा करके और वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया 100 यूनिट्स जो हैं सूर्य से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ी या पृथ्वी की तरफ आ रही थी सूर्यातप के रूप में। इसमें से क्या हुआ, 35 यूनिट पृथ्वी पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस लौट गई। तो 100 में से 35 गया, यानी केवल 65 यूनिट यहां पर बची। अब ये जो 65 यूनिट आगे बढ़ी तो यहां पर अपनी पृथ्वी का वायुमंडल है। जो वायुमंडल है पृथ्वी का ये क्या करता है, देखिए 35 तो जा ही चुकी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। इन 65 यूनिट में से जो पृथ्वी की तरफ आ रही थी इसमें से 14 यूनिट अपने अंदर वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वायुमंडल। तो जो वायुमंडल है इसने 14 यूनिट 65 में से अपने अंदर अवशोषित कर ली। तो 65 से 14 घटा दें तो बचता है 51। तो ये जो 51 यूनिट है
ये हमारी पृथ्वी को मिलती हैं। 14 यूनिट तो वायुमंडल ही ले गया, तो 51 यूनिट जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। यहां पर मैं 51 लिख देता हूं पृथ्वी की। अब देखिए, पृथ्वी पे जब ये प्रकाश आएगा 51 यूनिट, तो ये क्या करेगा, हमारी पृथ्वी को गर्म करेगा। जब पृथ्वी गर्म होगी तो पृथ्वी से ये ऊष्मा बाहर की ओर निकलने लगेगी, यानी पार्थिव विकिरण होगा। तो जब पार्थिव विकिरण होगा, देखिए जितनी यूनिट आई उसी का पार्थिव विकिरण हो सकता है, तो 51 यूनिट पृथ्वी तक पहुंची। तो इसका जो पार्थिव विकिरण होगा, इसमें से 17 यूनिट ऐसी आपकी होंगी जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाएंगी, यानी कि कहीं भी नहीं रुकेंगी। जैसे पृथ्वी पे आई वैसे ही 17 यूनिट डायरेक्ट चली जाएंगी। तो पृथ्वी ने अपनी 51 में से 17 यूनिट यहां पर खर्च कर दी। अब कितनी बची हैं इसके पास, 34 यूनिट। 51 में से 17 गया तो बचता है 34 यूनिट। तो ये जो बची हुई 34 यूनिट हैं, ये फिर से हमारे वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की जाएंगी। 17 तो कहीं पर नहीं रुकी, डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली गई, लेकिन जो बची हुई 34 यूनिट हैं जो हमारी पृथ्वी से निकल रही हैं, इसको कौन अवशोषित करेगा, हमारा वायुमंडल। तो 14 यूनिट, जब ये 65 टोटल यूनिट आ रही थी, उस समय 14 यूनिट वायुमंडल ने पहले अपने अंदर अवशोषित की थी, और फिर ये जो पृथ्वी से बाहर जा रहा है पार्थिव विकिरण, इसमें से भी 34 यूनिट वायुमंडल ने अपने अंदर अवशोषित कर ली। तो वायुमंडल के पास टोटल कितनी ऊष्मा हो गई, देखिए 4 4 8 और 3 1 4, यानी आप कह लीजिए कि 48 यूनिट जो है सूर्यातप की, वो वायुमंडल ने अपने पास रोक ली। इसमें से 14 यूनिट सौर विकिरण के रूप में मिली, यानी सूर्य से आ रही थी तब मिली, और 34 यूनिट पार्थिव विकिरण के रूप में मिली, यानी ये 34 यूनिट जब पृथ्वी से बाहर निकल रही थी तब वायुमंडल को मिली। अब वायुमंडल के पास जो 48 यूनिट है, इसको भी वायुमंडल जो है धीरे धीरे अंतरिक्ष में वापस भेज देगा। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए ये 48 यूनिट अपने पास अंतिम बची थी, 35 तो यहीं पे खर्च हो गई थी। उसके बाद 17 यूनिट जो है पृथ्वी ने खर्च कर दी थी। यहां पर अपने पास केवल ये जो 48 यूनिट बची थी जो वायुमंडल के पास थी, इसको वापस वायुमंडल ने अंतरिक्ष में भेज दिया, और पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो 0 हो गया, और इससे पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बना रहता है। अच्छा, अगर CO2 बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, ये जो वायुमंडल अपने अंदर जो सूर्यातप को अवशोषित करता है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, तो फिर पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो बिगड़ जाएगा, पृथ्वी पे तापमान बढ़ने लगेगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पे आने वाला जो टोटल सौर विकिरण है उससे जो ऊष्मा बजट बनता है वो 0 रहता है। लेकिन देखिए, जो पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा है, या जो पृथ्वी पर आने वाला जो सौर विकिरण है, इसका बजट अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो कहीं पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा में सूर्यातप मिलता है। तो जैसे अगर यहाँ पर चित्र में आप देखें तो ये जो हमारी 0 डिग्री की लाइन है, जो विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश से चाहे आप दक्षिणी अक्षांश की ओर जाएं चाहे उत्तरी अक्षांश की ओर जाएं, 0 डिग्री पे आपको यहाँ पर सरप्लस मिलेगा सूर्यातप का, यानी कि अतिरिक्त यहाँ पर सूर्यातप मिलता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश की तरफ, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में, आपको सूर्यातप कम होता हुआ दिखाई देगा। और 40 डिग्री अक्षांश के आगे के जो स्थान हैं, यहां पर आपको सूर्यातप में डेफिसिट यानी कमी दिखाई देगी, इसीलिए यहां पर आपको ज्यादा सर्दी दिखाई देती है। अब देखिए तापमान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा सूर्य है, इससे पृथ्वी की तरफ सूर्यातप आता है। तो ये सूर्यातप जो है वायुमंडल से क्रिया करता है, और इसके साथ ही जब पृथ्वी पे पहुंचता है तो पृथ्वी के धरातल से भी क्रिया करता है। तो इससे क्या है, ये जो क्रिया कर रहा है धरातल से, वायुमंडल से, इसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसको हम लोग तापमान के रूप में, टेम्परेचर के रूप में मापते हैं।
अच्छा देखिए, जो ऊष्मा है ये टेम्परेचर से कैसे अलग है? तो ऊष्मा क्या होती है, किसी कोई जो पदार्थ है उसके अंदर कुछ कण होते हैं, तो ये कणों का जो मूवमेंट है, जो इनकी गति है, उसका संबंध ऊष्मा से होता है। जबकि तापमान का मतलब होता है किसी स्थान या पदार्थ का ठंडा या गर्म होना। जैसे आप कहीं गए, कहीं पर आपको ठंडी लग रही है पहाड़ों पे, तो इसका संबंध तापमान से है, आप तुरंत तापमान चेक करते हैं। ऊष्मा का संबंध किससे है? किसी पदार्थ में जो अणु हैं उनकी जो गति है, इसका संबंध ऊष्मा से है। अच्छा देखिए, जो तापमान है इसको नियंत्रित करने वाले बहुत से फैक्टर हैं, यानी किसी जगह पर कितना तापमान होगा इसको बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिल करके नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अक्षांश रेखा हो गई, समुद्र तल से कोई स्थान कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र से कितनी दूरी पर स्थान है, वायु संगति हो गई, इसके साथ ही महासागरीय धाराएं हो गई, कुछ अन्य स्थानीय कारक हो गए। ये सब मिलकर किसी स्थान के तापमान को डिसाइड करते हैं कि तापमान कम ज्यादा कैसा होगा। तो एक एक करके अब हम सभी कारकों को देखेंगे। तो अक्षांश का किसी स्थान के तापमान पर प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पृथ्वी के कुछ ऐसे अक्षांश हैं जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो हैं, यहाँ पर ज्यादा सूर्यातप मिलता है। तो जाहिर सी बात है इन स्थानों पर जो तापमान है वो भी अधिक होगा। इसके विपरीत जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, जो पोल हैं, वहां पर बहुत कम सूर्यातप मिलता है और इसकी वजह से यहाँ पर तापमान भी कम होता है। दूसरी चीज आ जाती है उत्तुंगता, यानी कि ऊंचाई। देखिए क्या है, ऑलरेडी मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो सौर विकिरण आता है ये पार्थिव विकिरण के रूप में वापस पृथ्वी से जाता है। तो हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो इस सौर विकिरण से नहीं होता है बल्कि इस पार्थिव विकिरण से होता है। तो जो पृथ्वी की सतह है इसके पास जो वायु होगी, जाहिर सी बात है वो जल्दी और ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म है। और ऊपर की जो वायु होगी, जितना ऊपर जाएंगे उतना वायु का तापमान कम होगा। इसीलिए जब आप पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको तापमान में कमी आती दिखाई देती है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान में कमी आती है इसको सामान्य ह्रास दर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है ये 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। देखिए कोई स्थान समुद्र से कितना दूर है इसका प्रभाव भी उस स्थान के तापमान पे पड़ता है। जैसे कि भारत की ही अगर बात करें तो हमारे भारत के वो स्थान जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर आपको तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। यानी कि गर्मी और सर्दियों के बीच का जो तापांतर होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे समुद्र हैं ये देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। तो मान लीजिए शीत ऋतु शुरू हो रही है तो ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी अचानक से ठंडा हो जाएगा। तो ये जो पानी है ये गर्म बना रहेगा और ये जो पानी है गर्म बना रहेगा, इसकी वजह से जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं उनका तापमान भी अचानक से बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। वहीं पे जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, जो समुद्र से बहुत दूर है, यहाँ पर क्या होता है कि धरातल बहुत तेजी से ठंडा होता है और बहुत तेजी से गर्म होता है। तो अगर सर्दियों का मौसम आया है तो धरातल बहुत तेजी से ठंडा होगा और इसीलिए दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कड़ाके की ठंड आपको महसूस होती है। इसके साथ ही देखिए जो एयर मासेस होते हैं, जो वायु संगति होती है, इसका भी प्रभाव किसी स्थान पर पड़ता है। अब देखिए जो वायु संगति है इसको मैं ज्यादा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वायु संगति या एयर मास को आप बस इतना समझ लीजिए कि जब बहुत सारी वायु एक साथ होती है तो ये एयर मास अगर कहीं पर ठंडा है, यानी कि अगर एयर मास ठंडा है और किसी स्थान पे पहुंच जाता है
तो वो स्थान भी पूरा ठंडा हो जाएगा या वहां का तापमान कम हो जाएगा। उसके बजाय अगर ये एयर मास गर्म है तो जहां पर ये जाएगा उस स्थान का जो तापमान है उसको बढ़ा देगा। इसके साथ ही देखिए महासागरीय धाराएं, यहां पर देखिए हमारे ओशियन में आप देख सकते हैं बहुत सारे करंट्स या धाराएं चलती रहती हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी धाराएं हैं जो गर्म होती हैं, यानी कि जिसमें गर्म पानी होता है। तो ऐसे स्थान जहां से होकर के गर्म धाराएं निकलती हैं, देखिए यहां पर जैसे स्थान है आपका और ये आपके समुद्र में गर्म धारा निकल रही है, तो ये जो गर्म समुद्री जलधारा है इसकी वजह से जो तट के पास के इलाके हैं वहां पर भी गर्मी हो जाएगी, और इसके विपरीत जहां से ठंडी जलधारा निकल रही है उसके पास के स्थानों पर क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं जो हैं ये भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब देखिए हम लोग समताप रेखाओं के बारे में समझेंगे, और पहले मैं इसको अपने तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद जो बुक की बातें हैं वो हम लोग करेंगे। देखिए समताप रेखा क्या होती है, सिंपल भाषा में ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां का तापमान समान है। जैसे इस स्थान का तापमान 13 डिग्री है, इसका भी 13 डिग्री है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा है। अच्छा, एक अगला स्थान है यहाँ पर जिसका तापमान 13 डिग्री है, तो ये यहाँ पर मुड़ जाएगी। एक अगला स्थान है जिसका यहाँ पर तापमान 13 डिग्री है, तो ये यहाँ पर मुड़ जाएगी। तो ये आपकी समताप रेखा हो गई। दूसरी बात आती है हमारी पृथ्वी के संदर्भ में। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब हमारी पृथ्वी पर क्या है, ये 0 डिग्री लाइन है। अब आप देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं अपने तरीके से बस आपको समझा रहा हूं। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री की जो लाइन है, इसके पास यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर जमीन है, ये आपकी भूमि हो गई और यहाँ पर भी जमीन हो गई, और बीच में ये आपका महासागर हो गया और यहाँ पर भी महासागर हो गया। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अभी जो यहाँ पर जो तापमान है 30 डिग्री है इस स्थान का, 30 डिग्री है इस स्थान का, और सेम 30 डिग्री ही है हमारे महासागर का। तो समताप रेखा कैसे गुजरेगी, इन तीनों को मिलाते हुए, यानी जमीन और महासागर को मिलाते हुए ये हमारी समताप रेखा बनेगी। अच्छा, ऊपर मान लीजिए कि जो तापमान है यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है और महासागर का भी 20 है, तो फिर से समान तापमान वाले स्थानों को मिला दें तो समताप रेखा बन गई। अब देखिए एक नई सिचुएशन को कंसीडर करेंगे। यही हम लोग अपना एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन हो गई, ये स्थान हो गए और यहाँ पर ये स्थान हो गए, ये आपका महासागर हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या है, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, शीत ऋतु। तो जब शीत ऋतु शुरू हुई तो हम लोगों ने देखा धरातल बहुत तेजी से ठंडा होता है, तो हमारा धरातल ठंडा हो गया। यहाँ पर जो 30 डिग्री, देखिए इधर देखिए, ये जो 30 डिग्री का तापमान था धरातल पे रह गया 20 डिग्री का, लेकिन समुद्र तो बहुत देर में ठंडा होता है, तो समुद्र का तापमान अभी भी 30 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, जो 20 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले स्थान थे वहां पर 10 ही डिग्री टेम्परेचर रह गया सर्दी में, लेकिन यहाँ पर भी महासागर तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ, तो पहले जो 20 डिग्री का तापमान था महासागर का, वही अभी इसका 20 डिग्री टेम्परेचर है। अब समताप रेखा कैसे खींचेगी, देखिए 20 डिग्री वाले स्थान को ये 20 डिग्री वाले महासागर से जोड़ेगी धरातल को, और फिर यहाँ पर जो 20 डिग्री का स्थान है इससे जोड़ेगी। इसको कहते हैं समताप रेखाओं का मुड़ना। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे के सभी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे कि जो समान तापमान वाले स्थान है समताप रेखा उसको जोड़ती है, और क्योंकि समान तापमान वाला जो स्थान है ऊपर शिफ्ट हो गया, जो ऊपर का महासागर है और जो नीचे का धरातल है इसका तापमान समान है, इसीलिए समताप रेखा इस तरह से शिफ्ट हो गई, या आप कह सकते हैं समताप रेखा ऊपर की ओर मुड़ गई। तो ये जो समताप रेखाओं का मुड़ना है ये जनवरी के महीने में आपको ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे महाद्वीप से समताप रेखा निकली और धीरे धीरे देखिए जैसे ही महासागर में पहुंची धीरे धीरे ये ऊपर की ओर मुड़ने लगी। यहाँ पर भी देखिए कितनी तेजी से जो समताप रेखा है ऊपर की ओर चली गई। तो ये समताप रेखाओं का मुड़ना हो गया।
और देखिए ये जो समताप रेखाएं मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा आपको ये शिफ्टिंग दिखाई देगी, मुड़ना दिखाई देगा। दक्षिणी गोलार्ध में आपको समताप रेखाएं थोड़ी सी सीधी दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये समताप रेखा लगभग सीधी है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर धरातल है ही नहीं। जब धरातल नहीं है तो धरातल और महासागर के बीच में जो तापमान का अंतर होता है, उसी की वजह से हम लोगों ने देखा समताप रेखा मुड़ जाती है। और जब धरातल बहुत कम है, अधिकतर महासागर ही है, तो समताप रेखा नहीं मुड़ती है। यहाँ पर देखिए जहां पर धरातल है, यहाँ पर फिर भी आपकी समताप रेखा काफी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि नीचे जो है 60 डिग्री समताप रेखा लगभग आपकी सीधी दिखाई दे रही है। तो दो फैक्ट हो गए। एक तो जनवरी में हमें समताप रेखाएं ज्यादा मुड़ी हुई दिखाई देंगी, और इसके साथ ही उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं वो ज्यादा मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि धरातल नहीं है, इसीलिए समताप रेखाएं काफी कुछ आपको सीधी दिखाई देती हैं। अच्छा, एक आखिरी बात आती है कि जनवरी का जो महीना होता है, इसमें समताप रेखाएं उत्तर की ओर जाती हैं। देखिए ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो यहाँ पर देखिए समताप रेखा ऐसे आ रही थी और ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पर भी देखिए ये समताप रेखा ऊपर की ओर जा रही है, यानी उत्तर की ओर। तो जनवरी में समताप रेखाएं किधर जाएंगी? ऊपर की ओर। तो इस चीज को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। देखिए ये आपकी 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है। तो ये रेखा अगर आप इस बिंदु पे देखें, यहाँ पर आकर मिल रही है, यानी कि ये जो हमारा बिंदु है, यहाँ पर जनवरी के महीने में तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा जब आगे बढ़ती है, तब आप क्या देखते हैं कि समुद्र में जाकर ये ऊपर की ओर जाने लगी। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता तापमान, मान लीजिए, तो ये रेखा सीधे आकर यहाँ मिल जाती, लेकिन यहाँ ना मिलके ये ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर एक समुद्र में धारा बहती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम धारा। अब ये धारा जो है, बहुत गर्म पानी इसमें होता है। तो जो समुद्र का गर्म पानी है, उसकी वजह से समुद्र का तापमान ज्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता तो हमारी रेखा सीधी होती, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ना होकर ये देखिए जो अपनी 10 डिग्री सेल्सियस की रेखा है वो यहाँ से जा रही है, यानी कि इस स्थान का तापमान एक्चुअल में 10 डिग्री सेल्सियस है गल्फ स्ट्रीम धारा की वजह से। तो जो ऊपर के हिस्से हैं, हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा से जितना आप दूर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर, उतना तापमान कम होता है। तो ये जो ऊपर का समुद्र का हिस्सा है, यहाँ कहीं पर आपको 0 डिग्री तापमान मिलेगा, यानी कि काफी जब आप विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर काफी ज्यादा दूरी तय करेंगे, तब आपको यहाँ पर 0 डिग्री तापमान देखने को मिलेगा। इसीलिए ये रेखा ऊपर की ओर चली गई, और क्योंकि महासागर का तापमान ज्यादा है, इसीलिए ये रेखा इस तरह से मुड़ गई। अच्छा, जो मैंने आपको दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताया, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि समुद्र ज्यादा है, इसलिए जो समताप रेखाएं हैं वो हमारे अक्षांशों के समानांतर होती हैं। जैसे ये अगर अक्षांश है तो लगभग इसके समानांतर ही आपको समताप रेखा भी दिखेगी। तो जो 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं हैं, ये 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर मिलती हैं। कहने का मतलब है जैसे 35 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश हो गया, इसके ही समानांतर में आपको ये 20 डिग्री सेल्सियस वाली समताप रेखा दिखाई दे जाएगी। देखिए अक्षांश के समानांतर का मतलब है अक्षांश एकदम सीधा होता है, तो कहने का मतलब है समताप रेखा भी लगभग सीधी होती है। इसी तरह से जो आपका 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, ये वाली जो आपकी समताप रेखा है, ये आपको 45 डिग्री अक्षांश के समानांतर मिलेगी, और 0 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा है ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर आपको मिल जाएगी। अच्छा देखिए, अगर जुलाई के महीने की बात करें तो जो समताप रेखाएं हैं जुलाई में,
ये लगभग अक्षांशों के समानांतर होती हैं, इतनी ज्यादा आपको मुड़ी हुई नहीं दिखाई देंगी। तो देखिए जो विषुवत रेखा है, इसके पास के जो विषुवत रेखीय महासागर हैं उनका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से आपको ज्यादा मिलेगा। वहीं पर एशिया में जो उपोष्ण कटिबंधीय हिस्से हैं जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पड़ते हैं, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो उपोष्ण कटिबंधीय एशिया के हिस्से हैं, प्लस ये समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया समुद्र के किनारे तापमान लगभग समान रहता है। तो एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भाग जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलते हैं, यहां आपको तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मिलेगा। वहीं पर जो 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसके ऊपर आपको जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा। तो 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अधिकतर जगहों पे आपको तापमान 10 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अब देखिए बात करेंगे तापांतर की, यानी कि जो जनवरी के महीने में न्यूनतम तापमान रहा सबसे कम और जुलाई के महीने में जो अधिकतम तापमान रहा, इसके बीच का अंतर कितना है। तो ये अंतर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये जो स्थान है यूरेशिया महाद्वीप में है और यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर मिलेगा, यानी सर्दी और गर्मी के मौसम के बीच में 60 डिग्री तापमान में अंतर आ जाता है। और ये कारण, इसके पीछे कारण है महाद्वीपीयता, यानी कि जो स्थल है यहाँ पर उसकी वजह से ये 60 डिग्री का अंतर मिल रहा है। अच्छा, सबसे कम तापांतर कहाँ मिलेगा? तो 0 डिग्री से जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये देखिए ये 0 डिग्री है, इससे 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इस पूरे क्षेत्र में आपको केवल 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर मिलेगा। यानी सर्दी के मौसम और जो गर्मी का महीना है, इसके बीच में जो मैक्सिमम तापमान का अंतर हुआ वो केवल 3 डिग्री तक गया। अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक है तापमान की व्युत्क्रमणता। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, इससे सामान्य तौर पे हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। इसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये स्थिति उल्टी हो जाती है, यानी कि पृथ्वी में जो नीचे का भाग है यहाँ पर तापमान कम हो जाता है और ऊपर का जो वायुमंडल है यहाँ पर तापमान अधिक होता है। इसको कहते हैं तापमान व्युत्क्रमणता या सामान्य ह्रास दर का उल्टा हो जाना। आमतौर पे क्या होना चाहिए था, नीचे का वायुमंडल गर्म होना चाहिए था, ज्यादा तापमान, और ऊपर कम तापमान, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नीचे कम हो गया, ऊपर अधिक तापमान हो गया। क्यों होता है समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा से गर्म होता है। अब क्या है, सर्दियों का मौसम है, बादल नहीं है बिल्कुल भी या बहुत कम है, साथ में पृथ्वी जो हमारी है इसके ऊपर या फिर जो स्थान है वहां पर जहां पर सर्दी का मौसम है ज्यादा तेज हवा भी नहीं चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, दिन भर पृथ्वी को जितना भी सूर्यातप मिला, एक तो बहुत ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा ही मिला, उसके बाद जो मिला भी, जो पृथ्वी गर्म हुई वो तेजी से ठंडी हो जाती है। और उसके बाद जो पृथ्वी के ऊपर की वायु है ये भी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। और क्या होगा, जब ये वायु, पृथ्वी का धरातल ठंडा होगा धीरे धीरे रात में, और जब पृथ्वी का धरातल ठंडा होने से ये वायु भी ऊपर की ठंडी होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ठंडी वायु है। पृथ्वी के धरातल के पास कैसी वायु है, ठंडी, जबकि ऊपर की जो वायु है वो अभी गर्म बनी रहेगी। यानी कि इतनी जल्दी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। जो ठंडी वायु नीचे की है वो तेजी से ऊपर नहीं जा पाएगी, तो ऊपर जो वायु है वो गर्म है, नीचे वायु कैसी है, ठंडी है। यानी नीचे की जो वायु है इसका तापमान क्या है, कम है, ऊपर की वायु का तापमान क्या है, अधिक है। इसको क्या कहेंगे, तापमान व्युत्क्रमणता। अब देखिए, जैसे ही सूर्य निकलेगा गर्मी होगी, तुरंत ये स्थिति समाप्त होने लगेगी। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र की क्या विशेषता है, तापमान बहुत ही कम रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमणता जो है ये हमेशा ही आपको दिखेगी, यानी एक सामान्य घटना है वहां पर। अच्छा देखिए, ये जो तापमान व्युत्क्रमणता है इसी की वजह से कोहरा भी आपको दिखता है।
तो ये जो नीचे वाली ठंडी वायु है, इसमें क्या होता है, आपके धूल कण वगैरह जो है, धुआं है, वो मिक्स होता है और ये आपस में मिल करके कोहरे की रचना करते हैं। तो ये कोहरा आपको फैला हुआ दिखाई देगा। अच्छा देखिए, ये जो घटना है व्युत्क्रमणता की, ये आपको पर्वत पे भी दिखेगी। तो हमारे पर्वतों के ऊपर जो यहाँ पर हवा होती है, जब रात होती है तो पर्वत ठंडा होगा तो ये हवा भी ठंडी हो जाती है, और जब हवा ठंडी होती है तो इसके अणु पास पास आ जाते हैं, मतलब कि हवा भारी हो जाती है। तो ये जो भारी हो गई है हवा, ये जैसे पानी खिसकता है ढाल से, उसी तरह से नीचे की ओर खिसक आती है, और यहाँ पर जो पर्वत के नीचे घाटियां होती हैं, वहां पर आकर ये ठंडी हवा भर जाती है। तो क्या हुआ, नीचे घाटियों में ठंडी हवा हो गई और ऊपर के वायुमंडल में गर्म हवा है, यानी कि फिर से एक बार तापमान व्युत्क्रमणता की स्थिति हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोगों ने पृथ्वी के ऊष्मा बजट, पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले तापमान, उसको प्रभावित करने वाले कारक, समताप रेखा और तापमान व्युत्क्रमण जैसे बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।